राजस्थान के अंदर विशेष योग्यजन वर्ग जो है उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है जो हमारा समाज है उसमें अलग अलग वर्ग हैं, उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वृद्ध भी हैं, कुछ उसमें माइनॉरिटीज भी हैं, कुछ उसमें विशेष योग्यजन भी हैं, कुछ उसमें एससीज भी हैं, कुछ एसटीज भी हैं, कुछ ओबीसीज भी हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस हैं। तो अलग अलग वर्गों को जब हम मिलाते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है। और दोस्तों, जब किसी समाज के विकास की बात आती है तो सरकारों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि जो सारे वर्ग हैं उनका कल्याण किया जाए, क्योंकि समाज का कल्याण कब होगा दोस्तों, जब सभी वर्गों का कल्याण होगा। जब समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा तभी तो पूरे समाज का कल्याण होगा ना। अगर किसी एक वर्ग का ज्यादा कल्याण हो गया और वर्ग पीछे रह गए तो उस समाज का कभी भी ओवरऑल कल्याण नहीं हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सारे के सारे वर्ग जो समाज में हैं उनका कल्याण किया जाए और उनको आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो विशेष योग्यजन होते हैं, विशेष योग्यजन का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनके या तो हाथ नहीं है या पैर नहीं है या आंख या किसी भी एक अंग से वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है, उन व्यक्तियों को हम विशेष योग्यजन व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उनमें क्षमताएं अपार होती है। तो उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए, उन व्यक्ति को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए और उन व्यक्तियों को समाज के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है हमारे प्रदेश में। उन योजनाओं को हम देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है और उनसे संबंधित क्या क्या हमारे जो हमें याद रखनी चीजें जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो हम आराम से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप बताइए। शिव कुमार करें, सर कोर्स में इंडिया एग्रीकल्चर वाला टॉपिक नहीं करवाया है। बिल्कुल करवाया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार, जब आप थोड़ा पहले जाएंगे तो उसमें अलग से ही करवाया हुआ है एग्रीकल्चर का टॉपिक। और इंडिया एग्रीकल्चर का टॉपिक उसमें देखिए पार्शली करवाया हुआ है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक विस्तार से हम मेंस के सिलेबस में पढ़ेंगे, जितना हमारे लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है उतना ही करवाया हुआ है वहां पे, तो आप वहां देख सकते हैं। अजय कह रहे हैं सर फ्लैगशिप योजना कौन सी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे अलग से। उसका एक मैंने पीपीटी बनाई है, विस्तार से बनाई है कि फ्लैगशिप योजना किसे कहते हैं, उसे फ्लैगशिप योजना क्यों कहा जाता है, बाकी योजनाओं को फ्लैगशिप योजना क्यों नहीं कहते हैं, वो भी हम आराम से पढ़ लेंगे आगे, आप विस्तार से रहें। ठीक है, चलिए। तो शिव कुमार जी आपकी बात पहुंच गई है और नोट्स वहां पर भी अपडेट है, पेड कोर्स के अंदर पूरे नोट्स अपडेटेड है, वहां सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, तो देखिए विशेष योग्यजन वर्गों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो ये योजनाएं आपके सामने हैं जिन्हें हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। नंबरिंग कर देता हूँ। तो देखिए 8 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो विशेष वर्गों के कल्याण के लिए हमारे राजस्थान के अंदर चलाई गई है। ये योजनाएं भी हैं और कुछ पहल भी है, जैसे अलग से विभाग का गठन किया गया है। फिर एक योजना है विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, एक योजना है सुखद दाम्पत्य योजना। एक महत्वपूर्ण पहल राजस्थान सरकार की है कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण योजना है कि कृत्रिम अंगों लगवाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। एक इन विशेष योग्यजन वर्गों के लिए सिलिकोसिस पॉलिसी, जो अभी आप कमेंट में पूछ रहे थे, उसे हम विस्तार से यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद में एक आस्था योजना चलाई गई है और एक अलग से इनके लिए जो विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, जो विशेष योग्यजन वर्ग है, इन वर्गों के कल्याण के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो मुख्य रूप से 8 योजनाएं, 8 पहल है जो राजस्थान के अंदर इस समय इन वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए करें शुरू। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान सरकार ने क्या किया कि 2011 के अंदर अलग से एक विभाग बना दिया, पृथक विभाग का गठन कर दिया गया है। अब देखिए पृथक विभाग के गठन से क्या होता है, देखिए अलग से अगर कोई विभाग बन जाता है किसी वर्ग के लिए, तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा एक तो अलग स्टाफ होगा, अलग स्टाफ होता है। और इस पूरे के पूरे अलग स्टाफ का क्या काम होता है, इसका पूरे के सारे दिन इस स्टाफ का यही काम होगा कि ये इस वर्ग के कल्याण के लिए कोई योजनाएं चलाए, इस वर्ग का कल्याण करे। ठीक है, आ गया समझ में, इस वर्ग का कल्याण करने के लिए ही इसका काम होगा। फिर क्या होगा, इनका अलग से बजट होगा और प्रभावी क्रियान्वयन ये योजना का कर पाएंगे, ये आप सभी को पता है। तो अगर कभी भी किसी वर्ग के कल्याण के लिए अलग से कोई विभाग का गठन किया जाता है तो इसका मतलब है कि एक अलग से स्टाफ होगा, अलग से आरएएस अधिकारियों का एक कैडर होगा, अलग से वहाँ एक मिनिस्ट्रियल जो अधिकारी हैं उनका कैडर होगा, एलडीसीज होंगे, यूडीसीज होंगे, अकाउंटेंट होंगे, डबल ए होंगे, एओ होंगे, तो पूरा स्टाफ होगा। और इस स्टाफ का क्या काम होगा कि इन वर्गों का कल्याण करना, तो ये ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो इसलिए जब कभी भी विभाग का गठन किया जाता है उसके अंदर दोस्तों ये
ये प्राथमिकताएं अलग से तय हो जाती है और अलग स्टाफ होता है, तो वो मिलकर काम करना प्रयास करता है। इसके बाद में दोस्तों जो बजट, एक अलग से बजट अलॉट होता है, अगर विभाग है तो उसके अलग से पैसे आएंगे। तो इन वर्गों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से चलाई जाएगी। और उसके बाद में कि ये जो पूरा का पूरा विभाग है, ये इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी नजर रखता है। अब मान लीजिए कोई एक विभाग है, उसमें 4-5 वर्ग शामिल कर लिए, तो फिर वो इतना इफेक्टिवली योजनाओं के ऊपर काम नहीं कर पाते, इतना इफेक्टिवली बजट को लोड नहीं कर पाते। लेकिन अगर अलग से ही किसी वर्ग के लिए विभाग बना दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अब अलग से आपको बजट मिलेगा और अलग से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2011 में ही राजस्थान सरकार ने ये प्रभावी कदम उठाया और अलग से ही दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक विभाग का गठन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मैं एक बार आपके सवाल ले लेता हूं। शिव कुमार करें सर, वो कोर्स में जो टॉपिक कवर नहीं है, देखिए वो कवर है, लेकिन वो आप जो चाह रहे हैं वो मेंस के अंदर हम उसको और विस्तार से भी कवर करेंगे। और अगर आप देखोगे जब उद्योग वाला टॉपिक, मैं शिव कुमार जी आपको बता दूं, वैसे आपसे मैं अभी आपका बाहर डिटेल्स दे दूंगा, तो आपसे कांटेक्ट हमारी टीम कर लेगी। तो जो उद्योग का हमारा जो चैप्टर है ना, उस उद्योग के चैप्टर में जब आप लास्ट में जाओगे तो उसमें कृषि का विस्तार से करवाया हुआ है। ठीक है, और बाकी मैं नंबर दे दूंगा तो आपसे कांटेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। अभी हम जब योजनाएं पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी योजना में मुख्यमंत्री शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है वो योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। यानी उस योजना के अंदर जो पैसा है या उस योजना का जो निर्देशन है, निरीक्षण है या उसका पर्यवेक्षण है, वो सारा काम राजस्थान सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है वो पूरी की पूरी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा फंडेड है। ठीक है, अब इस योजना में क्या किया जा रहा है, जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, जो दिव्यांग व्यक्ति है उन्हें अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की ऋण की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। आ गया समझ में? देखिए 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, और वो क्यों उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो अपना खुद का कोई रोजगार शुरू कर सके। और ये उन्हीं दिव्यांग व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। ठीक है, आगे समझ में? अब इसमें सरकार के द्वारा क्या विशेष रिलीफ है, तो सरकार क्या काम करती है कि 50,000 रुपए या 50% की राशि, इन दोनों में से जो भी कम हो वो सरकार अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का लोन दिया गया है, किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का लोन दिया गया है, तो उस व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए कम हो जाएंगे। यानी उस व्यक्ति को केवल और केवल 4,50,000 रुपए ही सरकार को चुकाने हैं। 50,000 रुपए का तो उस व्यक्ति को अनुदान सरकार के द्वारा प्रदान कर दिया गया है। आ गया समझ में? तो इन दोनों राशियों में से या तो 50,000 रुपए की छूट ले लो या 50% की छूट ले लो, दोनों में से जो भी कम होगा ना, वो छूट सरकार की ओर से व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। आ गया समझ में? वापस रिपीट कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन ये उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है। योजना के तहत 50,000 रुपए या ऋण की राशि का 50%, इन दोनों में से जो भी कम हो वो अनुदान के रूप में सहायता के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चलिए, तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद में हम अगली योजना पे चलते हैं। तो ये देखिए, इस योजना का नाम है सुखद दाम्पत्य योजना। क्या नाम है? सुखद दाम्पत्य योजना। इस योजना में क्या है दोस्तों, जो विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए या तो दूल्हा विशेष योग्यजन है या दुल्हन विशेष योग्यजन है या दोनों ही विशेष योग्यजन है, और अगर ये विवाह करते हैं तो विवाह के पश्चात इनका जीवन सुख में, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, और इसलिए सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और जो समिति, जैसे आप देखते होंगे कि सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जाता है हमारे प्रदेश में, और वो सामूहिक विवाहों का आयोजन क्या होता है, जो एनजीओ होते हैं या जो सहकारी समितियां होती हैं उनके माध्यम से वो किया जाता है। तो सरकार ने इस तरह के आयोजनों को बढ़ाने के लिए
एक पहल की है और 20,000 रुपए की सहायता ऐसी एनजीओ या ऐसी सोसाइटी को भी देने का प्रावधान किया गया है। 20,000 रुपए की जो सहायता है वो ऐसे एनजीओ या ऐसी सोसाइटी को भी दी जाएगी जो इन दंपतियों का यानी दिव्यांग दंपतियों के विवाह में मदद करते हैं या ऐसे जोड़ों का विवाह करवाते हैं। आ गया समझ में कि 50,000 रुपए की राशि का जो है वो तो इस जोड़े को दी जाएगी और 20,000 रुपए की राशि इस संस्था को दी जाएगी जिन्होंने इनके विवाह में योगदान या सहायता प्रदान की। आ गया समझ में। इस योजना का नाम है सुखद दाम्पत्य योजना और इस योजना के तहत लाभ तभी मिलेगा जब एक इनमें से या तो महिला या तो वर या वधु इनमें से कोई भी एक दिव्यांग श्रेणी का हो या दोनों दिव्यांग श्रेणी के हो तो इन्हें ये इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। आगे समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में दोस्तों कृत्रिम अंग या कृत्रिम उपकरण लगाने के उद्देश्य से भी सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके पैर नहीं है तो उसके कृत्रिम पैर लगाए जाते हैं। देखिए इस तरह के पैर लगाए जाते हैं ताकि वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये साइकिल उपलब्ध करवाई जाती है, इसे ट्राई साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई साइकिल, यानी 3 पहिए हैं तो ट्राई साइकिल इसे कहा जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो विशेष योग्य जन व्यक्ति है, और कौन से ऐसे विशेष योग्य जन जो आयकर नहीं देते हो, जो टैक्स नहीं देते होंगे, वो विशेष योग्य जन व्यक्ति इसमें शामिल किए जाएंगे। और उन्हें अगर वो कोई उपकरण खरीदते हैं जैसे ये ट्राई साइकिल या वो कोई कृत्रिम अंग खरीदे, जैसे आप पैर देख पा रहे हैं कि कृत्रिम रूप से बनाए हुए हैं, ये नेचुरल नहीं है, कृत्रिम रूप से बनाए हुए हैं, या इस तरह के कोई भी जयपुर फूट या जूते या कोई भी अगर वो इस तरह का कोई उपकरण खरीदते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या उनकी कैपेसिटी बढ़ा देता है, उनकी क्षमता में वृद्धि कर देते हैं वो अंग, इस तरह के अगर अंग खरीदे जाते हैं तो उन व्यक्तियों को राजस्थान सरकार की ओर से 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार की ओर से 10,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। आ गया समझ में कि जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं और इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए या उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि उनके शरीर की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके और वो आत्मनिर्भर हो सके, सरकार के द्वारा 10,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है कि भाई आप या तो कृत्रिम अंग खरीद लो या कोई उपकरण खरीद लो। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना है जो दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता हेतु चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसके बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है वो है सिलिकोसिस पॉलिसी। देखिए सिलिकोसिस पॉलिसी, ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक नीति जारी की गई है और इसका नाम है सिलिकोसिस नीति या सिलिकोसिस पॉलिसी। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सिलिकोसिस बीमारी क्या होती है। तो दोस्तों आप इस चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति है, जो मजदूर मार्बल कटाई के उद्योग में कार्यरत है, तो वहां क्या होता है, बुरादा उड़ता रहता है, पाउडर उड़ता रहता है। इसी तरह जो कांच का उद्योग हो गया, इसी तरह जो खनन उद्योग है, जहां पर खनन होता है बड़ी मात्रा में, तो वहां पाउडर उड़ता है। और वो पाउडर क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे सांस के साथ या तो नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से हमारे लंग्स तक या हमारे फेफड़ों तक जाता है और धीरे धीरे वो फेफड़ों को जाम कर देता है और अंततः इन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आ गया समझ में आपके कि सिलिकोसिस बीमारी क्या है और ये कहां पर इफेक्ट डालती है। तो ये जो है, इस जो हमारे राजस्थान में आपको पता है कि खनन बहुत बड़े क्षेत्र पे, बड़े पैमाने पे किया जाता है, कांच उद्योग भी हमारे प्रदेश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर है। तो जो मजदूर इस बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं उनकी संख्या हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा है। उनके कल्याण के लिए, ऐसे वर्गों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा, ऐसे वर्गों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति जारी की गई। सिलिकोसिस नीति जारी की गई। ऐसे वर्गों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब सिलिकोसिस जो नीति है उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे। देखिए जो खदानों में काम करते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, जो पत्थर तोड़ने या पत्थर की घिसाई के उद्योग में या पत्थर को पीस कर पाउडर बनाने वाले उद्योग में, गिट्टी या जो रोड़ी होती है वो बनाने वाले, या मूर्ति बनाने वाले उद्योग में जो व्यक्ति धूल के संपर्क में आते हैं ना, वो सारे व्यक्ति इस नीति के तहत लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और इन्हीं व्यक्तियों को बीमारी होती है जिसे कहा जाता है सिलिकोसिस, और ये अगर बीमारी बढ़ जाती है एक स्तर से ज्यादा तो फिर इसका इलाज नहीं हो सकता। यानी ये कहा जा सकता है कि जो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो जाते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस नीति का क्या उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक मदद की जाए और उनका
उनका पुनर्वास किया जाए, यानी उन्हें दूसरे उद्योगों में शिफ्ट किया जाए। तो जिन व्यक्तियों को ये बीमारी हो रही है उनकी पहचान की जाए और उन व्यक्तियों को इस उद्योगों से निकाल कर और दूसरे उद्योग में उन्हें नियोजित किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान प्रदेश में 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस पॉलिसी जारी की गई। ठीक है, आवाज कम आ रही है, ठीक है, चलो आवाज तो ठीक है, अब ठीक है। चलिए चले आगे, इस योजना में हम देखेंगे इस नीति के अंदर क्या क्या है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के ये प्रमाणीकरण हो जाता है कि उसे सिलिकोसिस की बीमारी है, अगर ये पहचान हो जाती है, तो राजस्थान सरकार उसे देती है 3 लाख रुपए। ये राशि इसलिए प्रदान की जाती है कि भाई वो श्रमिक उस जगह से या उस उद्योग को छोड़कर कोई दूसरा उद्योग कर पाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। ये सिलिकोसिस नीति के अंदर मुख्य प्रावधान किया गया है। सिलिकोसिस नीति के अंदर मुख्य प्रावधान क्या है कि अगर किसी व्यक्ति में सिलिकोसिस रोग का पता चल जाता है तो उसे 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी ताकि वो उद्योग छोड़कर दूसरा कोई अपना दूसरा उद्योग कर ले। दूसरी बात, अगर सिलिकोसिस बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अभी हमने पेंशन योजना पढ़ी थी कि 1500 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी पीड़ित व्यक्ति को। जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है उसे हम 1500 रुपए प्रतिमाह ये पेंशन की राशि प्रदान करेंगे। और अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसकी जो पत्नी है, जो विधवा पत्नी है, उसे भी 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की विधवा पेंशन प्रदान की जाएगी। लेकिन राजस्थान में अब क्या नियम है कि जो भी पेंशन होगी वो 1000 रुपए से कम नहीं होगी। तो आर्थिक समीक्षा में तो 500 से लेकर 1500 तक लिखा है, लेकिन राजस्थान सरकार की रिसेंटली जो घोषणाएं हैं और रिसेंटली जो उन्होंने योजनाएं लागू की है उसके अनुसार मिनिमम राशि हो जाएगी 1000। आ गया समझ में? तो 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की विधवा पेंशन योजना में उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों पालनहार योजना, ये भी हमने पढ़ ली। पालनहार योजना क्या होती है कि ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता दोनों नहीं है या जिनका पिता किसी कारणवश देहांत हो गया या जेल में बंद है, तो ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए योजना शुरू की गई है। तो उन जो इस सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को भी इस जो पालनहार योजना है इसके तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। और ये सहायता कितनी है? 500 से लेकर 1500 तक थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया, लगभग 2000 रुपए कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा जो व्यक्ति सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है उस व्यक्ति को बीपीएल परिवार मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? बीपीएल परिवार। और बीपीएल परिवार को जितनी भी सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त में अनाज मिलता है या कार्यशील घंटे ज्यादा होते हैं, तो ये सारी जो लाभ होते हैं ये इस सिलिकोसिस परिवार को भी मिलने लगे। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चले आगे। इसके बाद में देखिए आस्था योजना। आस्था योजना क्या है दोस्तों? ये भी दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है और आप इसे जरूर याद कर लें क्योंकि इसका नाम बहुत यूनिक है। आस्था योजना क्या कहती है? ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक परिवार व्यक्ति 40% से अधिक पीएच कैटेगरी के हों, यानी विशेष योग्य जन हो, और 40% से अधिक हो, तो उन परिवारों को दिया जाएगा आस्था कार्ड। और आस्था कार्ड का मतलब क्या होगा? उनको वो सारी सुविधाएं मिलेगी दोस्तों जो बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को मिलती है। आ गया समझ में? तो राजस्थान सरकार के द्वारा आस्था योजना चलाई जा रही है और आस्था योजना के तहत ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दिव्यांग श्रेणी के हैं और कम से कम 40% दिव्यांग है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दिव्यांग हो और उनकी जो दिव्यांगता है वो 40% से ज्यादा हो, तो उस परिवार को दोस्तों आस्था कार्ड जारी किए जाएंगे। और आस्था कार्ड जारी करने का मतलब है कि उस परिवार को वो सारी सुविधाएं प्राप्त होने लग जाएंगी जो एक बीपीएल परिवार को प्राप्त होती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, अनाज मिलेगा, काम में ज्यादा भागीदारी मिलेगी और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए ये आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं। आ गया समझ में दोस्तों? चलिए, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रावधान राजस्थान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए वैधानिक प्रावधान भी किए गए। देखिए, योजनाएं तो क्या होती है, सरकार के विवेकाधिकार पे होती है कि सरकार योजनाएं शुरू करती है, फिर सरकार चाहे तो योजनाएं वापस भी ले सकती है। लेकिन अगर कानून लागू किया जाता है किसी वर्ग के कल्याण के लिए तो ये सरकार की एक वैधानिक जिम्मेदारी होती है, सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होती है। और जिन वर्गों के लिए अधिनियम बनता है उनका ये कानूनी अधिकार हो जाता है।
तो अगर अधिनियम बनता है तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है और वो अधिकार के रूप में मिल जाता है। जिस वर्ग के लिए वो बनाया गया है एक्ट, उस वर्ग को अधिकार के रूप में वो मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया गया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और इसी की अनुपालना में राजस्थान सरकार के द्वारा भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 पास किया गया था विधानसभा से। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया, तो देखिए 24 जनवरी 2019 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे याद रखिए कि राजस्थान के अंदर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसकी डेट है दोस्तों 24 जनवरी 2019। 24 जनवरी 2019 को राजस्थान में भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। और इस अधिनियम में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रावधान क्या रखा गया है दोस्तों, कि सरकारी सेवाओं के अंदर, सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण पहले 3% था वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4%। यानी जो राजस्थान सरकार के अधीन जो पद है, जो सरकारी सेवाएं हैं, उनमें जो आरक्षण पहले 3% था दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए, वो अब बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। यानी ये दिव्यांगजनों का अब अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है दिव्यांगजनों का कि उन्हें जो आरक्षण है वो 4% प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसी तहत और इसी एक्ट के तहत भी पदोन्नति में भी इनको विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। जो जैसे नॉर्मल जो रिजर्वेशन होता है, जो नॉर्मल जो प्रमोशन के रूल्स होते हैं ना, उनके तहत इन्हें शिथिलताएं प्रदान की गई है और कम समय में ही दिव्यांगजनों का प्रमोशन या पदोन्नति सुनिश्चित हो पाए, ये प्रावधान भी इस एक्ट के अंदर किए गए हैं। यानी पदोन्नतियों के जो प्रावधान है वो भी किए गए हैं, आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है। ये दोनों ही प्रावधान इस एक्ट के अंदर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स को सिक्योर कर सकते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आरएस में सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा ही ये तैयार की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये योजनाएं हमने पढ़ ली अच्छी तरह से। अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे महिलाओं या किशोरियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। ठीक है, आपके कोई सवाल हो तो आप बताइए, आपके सवाल हो तो आप बताइए। आपको कोई सवाल हो तो आप जरूर बताएं। दोस्तों हमने जो योजनाएं अभी तक कंप्लीट की है वो हमने सबसे पहले तो जो बालकों के लिए जो योजनाएं थी वो हमने कवर कर ली अच्छे से, ये हमने कवर कर ली। उसके बाद में दोस्तों जो पेंशन की जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार के अंदर के द्वारा और केंद्र सरकार की दोनों की हमने योजनाएं कवर कर ली। फिर जो दिव्यांगजनों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो योजनाएं हमने कवर कर ली अच्छे से। उसके बाद में जो महिलाओं के लिए या किशोरियों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छी तरह से सारी योजनाएं कवर कर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं भी हैं। आप जो लेट जुड़े हैं वो पूरा वीडियो देखिए शुरू से स्टार्टिंग से, ताकि आप लोग भी अच्छी तरह योजनाओं को कवर कर सकें। अब जो हम योजनाएं पढ़ने वाले हैं वो है महिलाओं और किशोरियों के लिए जो योजनाएं हैं। आर स्टडी कर रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। देखिए आप निश्चिंत रहिए, पूरे के पूरे जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ना, ये एज इट इज मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। आप लोग इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और उसके ऊपर मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। आप लोग ये काम करें कि जो ये मैं लिख रहा हूँ अलग से, ये आप जरूर लिख लें, क्योंकि ये आपको वहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको जो ये पीपीटीज है पूरी की पूरी ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप निश्चिंत रहें उसके लिए। ठीक है, राहुल कह रहे हैं सर किसी बुजुर्ग के पास अपनी जमीन हो तो उसे वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी क्या। देखिए आरएस के काम की चीज नहीं है, वैसे मिल जाएगी, मैं आपको बता दूं। आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जरूर मिलेगी पेंशन, और ये आरएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सभी को गुड आफ्टरनून, आ जाइए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग सब जुड़ गए, चलिए शुरू करें।
तो राजस्थान में जो महिलाओं और किशोरियों के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो हम अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने बालकों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो कवर कर ली। फिर जो 7 पेंशन योजनाएं हैं राजस्थान के अंदर चलाई जा रही इंपोर्टेंट, वो हमने कवर कर ली। इसके बाद में दिव्यांग जनों के लिए जो महत्वपूर्ण पहल है, जो एक्ट बनाए हुए हैं, जो पॉलिसी बनाई हुई है, वो हमने कवर कर ली। इसके बाद में जो महिलाओं के लिए जो मुख्य योजनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपके सामने जो इंपोर्टेंट जो योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है वो हम आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना, उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके बाद में इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, उसके बाद में महिला सुरक्षा एवं संरक्षण योजना, फिर जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, अमृता हार्ट जो एक पहल है, इंदिरा महिला शक्ति निधि, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, उसके बाद में जागृति बैक टू वर्क योजना, साथिन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, नवजीवन योजना, विधवा विवाह योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना। इस तरह से देखिए दोस्तों 16 बहुत महत्वपूर्ण योजना है ना महिलाओं और किशोरियों के लिए, वो हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए ये सारी की सारी योजनाएं क्या है, एक तो आर्थिक समीक्षा में से हमने ले ली, तो वहां से तो पूरा ही कवर हो गया, 100% आर्थिक समीक्षा के अंदर योजनाएं कवर हो गई। महिलाओं के लिए इनके अलावा आर्थिक समीक्षा में कोई योजना आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा 1-1.5 साल की सूचस पत्रिकाएं आती है छोटी छोटी, या एक साथ जो मोटी बुक आती है, उसके अंदर जितनी योजनाएं थी वो भी हमने यहाँ शामिल कर ली। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर के अंदर जो योजनाएं आ रही है वो भी हमने यहाँ शामिल कर ली। इसके अलावा राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जो योजनाएं रखी हुई वो भी हमने शामिल कर ली। तो लगभग आपकी जो पूरी योजनाएं हैं वो यहाँ पर हमने शामिल कर ली है। तो आपको निश्चिंत रहिए, आप इसको आराम से पढ़ें, बार बार आप इसको देखें तो आपकी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। बार बार आपको अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि आप कोई मंथली मैगजीन उठा के ला रहे हैं, फिर आप कोई सूजस लेके आ रहे हैं, फिर आप सर्वे में से भाग के पढ़ रहे हैं। तो एक जगह आपको सारी योजनाएं मिल गई और आपका टाइम बचे, यही हमारा उद्देश्य है कि आपका टाइम बचना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आराम से ये 8 योजनाएं और उसके बाद में 8, तो लगभग 16 योजनाएं हैं जो महिला और किशोरियों के विकास के लिए चलाई जा रही है। महिला और किशोरियों के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो हम आराम से पढ़ेंगे, और इनमें से जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें हम और अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो योजना है दोस्तों वो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अब देखिए एक बहुत बड़ी कुरीति हमारे समाज के अंदर है कि जो बालिकाओं का जब जन्म होता है ना, और आज भी ये स्थिति है, ये पहले से भी चली आ रही थी। आप देखोगे कि जब धर्म सुधार आंदोलन हुए या समाज सुधार आंदोलन हुए तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ये जो वध होता था, कन्या वध होता था, इस पर उन्होंने बैन लगाने का प्रयास किया। लेकिन आज के युग में भी हम अखबार में पढ़ते हैं कि जो बच्ची का भ्रूण है वो सड़क किनारे मिला है या कचरे के डब्बे में फेंक गए हैं। तो आज भी हमारे समाज में ये मानसिकता है कि बच्ची के जन्म को बोझ समझा जाता है, बच्ची के जन्म को बोझ समझा जाता है, क्योंकि जब किसी की बच्ची होती है तो वो समझता है यार इसे पढ़ाना ही पड़ेगा, फिर इसकी शादी भी होगी, फिर इसे दहेज भी देना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा भार आ जाता है। तो ये एक जो नकारात्मक मानसिकता हमारे समाज में है, इस मानसिकता को दूर करने के लिए और बेटी के जन्म पे आर्थिक सहायता प्रदान करने के मकसद से राजस्थान सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई, उसका नाम है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में जब अपन शुरू कर रहे थे अपनी क्लास, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी योजना में मुख्यमंत्री शब्द आ जाता है इसका मतलब है वो योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा चलाई जा रही है? राज्य सरकार के द्वारा। इसका मतलब है इस योजना के लिए जो फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो राज्य सरकार का है। जो इस पर पर्यवेक्षण है, जो नियंत्रण है, वो राज्य सरकार का है। ठीक है, तो ये योजना पूरी तरह से राज्य सरकार के लिए है। इसकी फंड भी राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और इस योजना का मकसद मैंने आपको बताया ना कि बालिकाओं का जो जन्म होता है उसके जन्म पे जो एक नकारात्मक भावना समाज में है कि यार ये तो बोझ है, उसको, उस नकारात्मक भाव को हटाने के लिए और बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए ये राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना का मकसद यही है कि आर्थिक सहायता प्रदान की जाए परिवार को, ताकि उनको बच्ची का जन्म एक बोझ नहीं लगे। तो राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राशि योजना शुरू की गई। यह एक योजना है, प्रमुख योजना है जो महिला सशक्तिकरण यानी बालिकाओं के जन्म पर और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है, यानी महिलाओं का सशक्त करने का प्रयास इस योजना के तहत किया गया है। इस योजना में देखिए एक तो इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद कर लें, जून 2016 के बाद में जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है ना, वो बालिकाएं ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।
ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जून 2016 के बाद में जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है ना, उन्हीं बालिकाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलता है। ठीक है, और लाभ क्या मिलता है इसमें, वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका के माता पिता या अभिभावक को 6 किस्तों में 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी बालिका का जन्म होगा तो उसे 50,000 रुपए की राशि उनके माता पिता को मिलेगी, लेकिन वो एक साथ नहीं मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों 6 किस्तों में। कितने में मिलेगी, 6 किस्तों के अंदर। हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री लिखा हुआ है इसलिए राजस्थान सरकार की योजना है, राज्य सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध करवाया जा रहा है और पूरी तरह से राज्य सरकार के तहत लागू की गई, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या काम करती है, इस योजना का मकसद यही है कि बालिका के जन्म को जो बोझ माना जाता है, वो एक नकारात्मक जो भाव समाज में, वो खत्म किया जाए और बालिका के जन्म पे अभिभावकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए ताकि उन्हें बालिका का जन्म आर्थिक बोझ नहीं लगे। इसमें जो योग्य बालिकाएं हैं, जून 2016 के बाद में जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है, वो बालिकाएं आर्थिक सहायता लेने के लिए पात्र हैं। कुल मिलाकर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी है, जो 6 किस्तों के अंदर दी जाएगी। अब 6 किस्तें कौन सी है, देखिए, बेटिया का जन्म होगा तो 1,500 रुपए, पहला जन्मदिन मनाएंगे 2,500 रुपए, सरकारी स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा 4,000 रुपए, छठी क्लास में एडमिशन होगा 5,000 रुपए, 10वीं क्लास में एडमिशन होगा 11,000 रुपए और 12वीं क्लास में एडमिशन होगा तो 25,000 रुपए। यानी बच्ची के जन्म से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई के दौरान 6 किस्तों में 50,000 रुपए की राशि बालिका के माता पिता और अभिभावक को सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना बालिकाओं के जन्म को जो बोझ समझा जाता है, आर्थिक बोझ समझा जाता है, उस मेंटेलिटी को समाप्त करने के लिए, उस नकारात्मक भाव को खत्म करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है। और इस योजना के अंदर दोस्तों वही बालिकाएं पात्र हैं जिन बालिकाओं का जन्म 2016 जून के बाद में हुआ है। 50,000 रुपए की सहायता मिलनी है और 6 किस्तों में मिलनी है, यानी जन्म से लेकर कक्षा 12 में एडमिशन तक ये सहायता मिलेगी। आगे समझ में? कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ना? ठीक है, करें शुरू। चलिए, अब देखिए, ये केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और आपको ध्यान होगा जो ये नारा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। और इसका मतलब यही है कि सबसे पहले तो बेटियों को बचाओ, यानी जो उनका भ्रूण के अंदर, गर्भ के अंदर परीक्षण करके भ्रूण का और वहीं पर ही खत्म कर दिया जाता है, सबसे पहले तो वो चीज खत्म करो, उन बेटियों को बचाओ, यानी जन्म लेने दो सबसे पहले, और उसके बाद में जब बेटी का जन्म हो जाए तो उन्हें पढ़ाओ। इसी मकसद से, इन दो संयुक्त मकसद के माध्यम से ये योजना लागू की गई थी। और इस योजना, ये कोई स्पेसिफिक योजना नहीं है कि भाई इसमें वित्तीय सहायता आपको मिलेगी या ये मिलेगी। इसमें केवल और केवल एक तरह से मान लो जागरूकता कार्यक्रम है जो पूरे देश में चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप बेटियों को जो कोख में मार रहे हो ना, वो बहुत गलत बात है, वो ऐसा काम आप मत करो। बेटियों को जन्म लेने दो, उनको बचाओ और फिर आगे उनको पढ़ाओ। अगर ये दो काम अगर हम समाज में करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज का विकास होगा और एक लैंगिक समानता भी आएगी समाज के अंदर। इसी उद्देश्य से ये एक पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्य का मकसद भी यही है कि बाल लिंगानुपात सही करना और महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधित मुद्दों को संबोधित करना, यानी उनको पढ़ाकर उनको जो मजबूती मिलेगी। सशक्तिकरण कैसे होगा? देखिए, आप जब महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर की हम बात करते हैं ना, तो उन्होंने साफ कहा था कि अगर किसी भी वर्ग का सशक्तिकरण हमें समाज में करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो सबसे मजबूत जो चीज है ना, वो है शिक्षा। चाहे किसी भी वर्ग की बात कर लो समाज में आप, अगर हमें किसी भी वर्ग को मजबूत करना है, सशक्त करना है, तो उसे हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। तो यही इस योजना का मकसद है। इस योजना के तहत क्या हो रहा है कि जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनका मकसद यही है कि भाई बेटियों को जो भ्रूण में हत्या हो रही है, गर्भ में हम हत्या कर रहे हैं, भ्रूण हत्या, वो नहीं होनी चाहिए और उसके बाद में बेटियों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यही इस योजना का उद्देश्य है, यही इस योजना का मकसद है। केंद्र सरकार की योजना है और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, मनप्रीत कह रहे हैं सर आप मॉडल पेपर भी करवाएं। बिल्कुल जरूर करवाएंगे मॉडल पेपर, उसी पर ही काम चल रहा है। देखिए, लगातार काम चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी लगातार काम रहता है, फिर थोड़ी मेरी ड्यूटी भी रहती है,
और आपकी क्लासेस का काम भी रहता है। तो बाकी जितना भी मुझे टाइम मिलता है ना सारे दिन, केवल आप लोगों के लिए ही मैटर मैं तैयार करता रहता हूँ। मैं यहीं बैठा रहता हूँ सारे दिन और वो आपके लिए ही मैटर बनाते रहते हैं। तो बहुत जल्दी आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपका पेपर भी हम डिस्कशन करवाएंगे। जितनी हेल्प होगी क्लास 24 की ओर से आपको खूब करवाई जाएगी। और जो सारे सेलेक्टेड है, हम सेलेक्टेड बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसी के अनुसार आज ये मैराथन क्लास भी हमने ये डिज़ाइन की है, और जो सारी योजनाएं हैं हमारा मकसद यही है कि वो आपको पूरी करवा दें। चले चले तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसे याद कर लें। ये मैं आपको 100% अश्योर करता हूँ कि ये प्री में जरूर पूछी जाएगी, और प्री में नहीं पूछी जाएगी ना तो मेंस में तो 100% ये योजना आएगी। आप जरूर जरूर से इसे याद कर लें, योजना 100% पूछी जाएगी। जब मैं क्लास के अंदर पेड में पढ़ा रहा था ना तब भी मैंने ये कहा था, आज मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये योजना 100% आपके पेपर में आएगी, चाहे प्रीलिम्स में आए चाहे मेंस में आए। ठीक है, आप जरूर से इसे याद कर लें, अच्छी तरह याद कर लें। और इस योजना का नाम है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये योजना पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना। और इस योजना का मकसद क्या है, देखिए दोस्तों, बड़े सिंपल शब्दों में समझते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके माहवारी का जो समय होता है, ये जो पीरियड्स का जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जो महिलाओं के द्वारा जो सैनिटरी नैपकिन यूज किए जाते हैं ना, वो सैनिटरी नैपकिन अच्छी गुणवत्ता के महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई। बस ये इसका उद्देश्य है। आप बिल्कुल सीधे शब्दों में से याद रखें कि जो पीरियड्स का टाइम होता है या माहवारी का समय होता है महिलाओं में प्रजनन काल के दौरान, उस समय महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, क्वालिटी जो इनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई। अब देखिए राजस्थान सरकार ने योजना शुरू कर दी, लेकिन आप जब इसको थोड़ा सोचेंगे ना, वाइडली थोड़ा ज्यादा सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस योजना के बहुत सारे लाभ है। इस योजना के बहुत सारे लाभ है, वो हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है कि माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि गांव में तो जागरूकता नहीं हो पाती है, और वहां पर क्या होता है, कई बीमारियों से वो ग्रसित हो जाती है महिलाएं। जब वो इस महामारी के दौरान स्वच्छता नहीं रख पाती है किसी भी कारण से, तो क्या होता है कि उनके बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और कई बार तो रोग इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मृत्यु तक हो जाती है। तो उसके बारे में जागरूकता का प्रसार करना। और दूसरा क्या है, महिला और किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रख सके। इस योजना का उद्देश्य कि 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बालिकाओं तक ये लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। इस योजना का लाभ 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं योजना के बारे में विस्तार से पढ़ना। तो इसके आधार पर प्रजनन आयु की जो लड़कियां और महिलाएं हैं, उन्हें सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दायरे का विस्तार करने के लिए राज्य भर में प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, क्या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप इस योजना का नाम पढ़ेंगे ना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, तो इस योजना में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सैनिटरी नैपकिन की योजना है। तो इस तरह की जो योजनाएं होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, जिसमें कि सीधा सीधा लिंक नहीं बनता है, तो वो एग्जामिनर की फेवरेट योजना होती है कि वो इसमें से सवाल पूछे। तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, और मेंस में मैं तो आपको 100% कह रहा हूँ ये दोनों में आएगा, लेकिन मेंस में तो 100% ही पूछा जाएगा इस योजना में से। तो आप इसे जरूर याद कर लें भाई, बहुत अच्छे से याद कर लें। इस योजना का मकसद यही है कि प्रजनन आयु वर्ग की जो महिला और किशोरियां हैं, उन्हें मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाए। जहां घूंघट प्रथा, देखिए घूंघट प्रथा का जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में 3-4 बार आ गया ये कि भाई घूंघट प्रथा अभी प्रचलित है, और जहां लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने में कठिनाई होती है, वहां पर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाए। अब देखिए आपको पता है, जो गांव, जो ग्रामीण एरिया होते हैं, जो गांव होते हैं हमारे, वहां क्या होती है, महिलाएं मेनली पर्दे में रहती है, घूंघट एक प्रथा है उसमें रहती है। तो ऐसी महिलाएं क्या होती है कि इस प्रजनन के दौरान जो महावारी का जो समय होता है, इस महावारी पर चर्चा भी नहीं करती। ये आप जब देखोगे ना, तो ये जो सैनिटरी नैपकिन हम लेने जाते हैं ना, तो मेडिकल स्टोर में क्या होता है, या तो उसे कागज में लपेट के दिया जाता है, या काले रंग की थैली में दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो जो ये जो महावारी से संबंधित स्वास्थ्य है ना, इस पर बात करना भी नहीं चाहते, या इसको मतलब इतना उसको ऐसा कर दिया कि पता नहीं वो है ही क्या, जबकि वो एक नॉर्मल चीज होती है, और वो महावारी और स्वास्थ्य से संबंधित चीजें होती है। तो जब शहरों में यह स्थिति है, तो आप गांव में सोच सकते हैं कि महिलाएं इस पर बात करने से भी डर जाती हैं। तो उनके लिए इजीली ये सैनिटरी नैपकिन वहां उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भाई गांव की महिला कहाँ जाएगी बेचारी मेडिकल स्टोर पे, और वहां से वो खरीद के लाएगी।
तो सरकार ने यही प्रयास किया है कि भाई आपके घर के आसपास ही या आपके घर पर ही हम सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएंगे, ताकि जो आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, इन्फेक्शन आपको नहीं हो, बीमारियां नहीं हो, और इसको लेकर एक जागरूकता भी आए। इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, महिलाएं, इसमें क्या किया जाएगा, महिला स्वयं सहायता समूह और नागरिक समाज, जो एनजीओ है ना दोस्तों, एनजीओ हैं या जो महिला स्वयं सहायता समूह है, महिला एनजीओ है, इनको सरकार ने कहा है कि आप लोग जाइए, गाँव में जाइए और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताइए, उनको अवेयर कीजिए और इनका वितरण भी आप कीजिए। निःशुल्क जो सैनिटरी नैपकिन है इनका वितरण भी आपको ही करना है। ठीक है, इस योजना के मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, सबसे मुख्य बिंदु तो यही है कि सैनिटरी नैपकिन का जो इस्तेमाल है ना, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। वो प्रोत्साहित कब होगा? जब एक तो गाँव में महिलाओं को पता होगा कि भाई सैनिटरी नैपकिन के क्या क्या फायदे हैं, अगर सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करते हैं उसके क्या क्या नुकसान है, कितनी बीमारियां हो सकती है, कितने इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके लिए जागरूक करना। और दूसरा क्या है दोस्तों, एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, और जहां पर घूंघट प्रथा है, यानी जहां पर महिलाएं खुलकर इस पर बातचीत नहीं कर पाती हैं, वहां पर भी इस योजना के लिए जागरूकता का प्रसार करना और सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाना, ताकि वो इनका उपयोग आराम से कर पाए। ठीक है, ये इस योजना का उद्देश्य है। चलिए, इसके बाद में राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, और जो स्वयं सहायता समूह है, सरकार ये प्रयास कर रही है कि भाई आपको बांटना तो है ही है सैनिटरी नैपकिन, इसके अलावा हम आपको है ना प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि आप सैनिटरी नैपकिन बना लो। हम आपको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप सैनिटरी नैपकिन बनाओ, आपको लोन भी हम दे रहे हैं, और इसके अलावा अन्य जो भी सहायताएं होंगी ना, वो राजस्थान सरकार इन एनजीओ को दे रही है कि भाई एनजीओ आप लोग है ना गाँव में इनको बनाओ और इसके बारे में जागरूकता लाओ और इनको वहीं पर आप बेचो। ठीक है, आ गया समझ में? और इसके अलावा इनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है एनजीओ को। जो एनजीओ इस योजना के तहत इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना में अच्छा काम कर रहे हैं, उन उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन एनजीओ को सम्मानित भी किया जा रहा है। इस योजना के सबसे इंपॉर्टेंट घटक क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिए दोस्तों, कि एक तो मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना। पहला काम तो जागरूकता पैदा करें कि भाई आपको किस तरह की चीजें यूज करनी है, सैनिटरी नैपकिन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, अगर आप उपयोग नहीं करोगे तो क्या क्या नुकसान है, इस बारे में जागरूकता पैदा करना। और दूसरा, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण घटक है इस योजना के, जो इस योजना में कवर किए गए हैं। आ गया समझ में? चलिए, अब इसके बाद में और एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण संबंधित अलग अलग उपाय हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आप इसे अच्छी तरह याद कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, पूरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजना हमें याद करनी है, हर इसका एस्पेक्ट याद करना है कि ये सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू की गई है। इसका मकसद है कि पहले जागरूकता भी आए, फिर जो महिला स्वयं सहायता समूह उनके माध्यम से हम सैनिटरी नैपकिन का वितरण करें, महिला स्वयं सहायता समूह को हम प्रोत्साहित करें कि वो सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन भी करें, उनको उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया जाए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद में और एक महिलाओं के विकास के लिए जो संरक्षण के प्रयास है, वो भी हम एक बार पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेंगे। तो अभी कोई सवाल हो तो आप बताएं दोस्तों, आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप बताएं। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप बताएं। हमने सबसे पहले बालकों के लिए जो प्रावधान थे वो अच्छी तरह कवर किए, उसके बाद में पेंशन योजनाएं हमने कवर की, उसके बाद में दिव्यांग जनों के लिए जो योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो योजनाएं हमने अच्छी तरह कवर की। उसके बाद में दोस्तों महिलाओं के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पहल है वो हम पढ़ते जा रहे हैं, और उसमें 3 जो महत्वपूर्ण योजनाएं वो हमने पढ़ ली है, चौथी जो महत्वपूर्ण पहल है वो हम अब पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सभी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी अनेक पहल की गई है, तो वो हम पहल देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले इनके सुरक्षा और सलाह के लिए सलाह केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां महिलाओं को सलाह दी जा सकती है अलग अलग टॉपिक पे। वो अगर वो चाहे, जैसे वैधानिक सलाह कोई लेना चाहे या उनके कल्याण के लिए क्या क्या योजना है उससे संबंध में कोई सलाह लेना चाहे, तो
वो सलाह यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद में 181 महिला हेल्पलाइन, अगर महिलाएं कोई असुरक्षित महसूस कर रही हैं या उनके साथ कोई अपराध घटित होता है तो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड रूप से राजस्थान सरकार की 181 महिला हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके बाद वन स्टॉप सेंटर, जिसे हम कहते हैं सखी केंद्र। देखिए ये क्या होते हैं वन स्टॉप सेंटर, अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ में घरेलू हिंसा होती है या उसके पति या उसके जो ससुराल के पक्ष के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोई हिंसा की जाती है, तो वो महिला इन सेंटर पे आ सकती है। तो वहां पर उसे एक तो इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा, फिर जो कानूनी सहायता है वो भी उसे उपलब्ध करवाई जाएगी, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी उसे उनका भी उन्हें सहयोग प्रदान करवाया जाएगा। तो वन स्टॉप सेंटर का मतलब है कि जहां पर महिलाओं को कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता, पुलिस सहायता या काउंसलिंग की सहायता, ये सारी सुविधाएं और सेवाएं एक ही स्थान पे उपलब्ध होती है, उसे वन स्टॉप सेंटर कहा जाता है। इसी प्रकार से इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम से संरक्षण अधिनियम 2013, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 और इसके नियम 2016। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहले हैं, और जो एक्ट बनाए हुए हैं राजस्थान में वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महिलाओं के संरक्षण से, उनके प्रोटेक्शन से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक महत्वपूर्ण योजना बात करते हैं। तो ये जेंडर प्रकोष्ठ, यानी एक अलग से जेंडर सेल की स्थापना की हुई है राजस्थान सरकार द्वारा। जेंडर सेल, जेंडर सेल क्या होता है दोस्तों? डेडिकेटेड एक सेल होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से विभाग बनाया हुआ है, तो ऐसे ही एक अलग से सेल बनाया हुआ है, प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। ये क्या काम करता है दोस्तों? ये क्या काम करता है कि बजट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था जेंडर बजट। जेंडर बजट में क्या होता है दोस्तों कि महिलाओं के लिए अलग से राशि का आवंटन किया जाता है, महिलाओं के लिए अलग से ही राशि का आवंटन किया जाता है, अलग से ही महिलाओं के लिए राशि का आवंटन किया जाता है, ताकि उनका कल्याण किया जा सके और उनके लिए जो योजना चलाई जा रही है ना, उसमें फंड की कमी नहीं है। तो इस तरह की जो अलग से बजट है, इस बजट को बनाया कैसे जाता है? तो इस बजट को बनाने के लिए दोस्तों एक जेंडर प्रकोष्ठ या हम कह सकते हैं जेंडर सेल का निर्माण किया गया है। ये जेंडर प्रकोष्ठ या जेंडर सेल क्या काम करती है कि जब भी बजट का निर्माण हो रहा होगा ना, तो इनसे पूछा जाता है कि भाई आप महिलाओं के लिए बताओ कैसे कैसे हम बजट का अलॉटमेंट करें। तो जेंडर सेल के जो अधिकारी होते हैं वो सरकार को राय देते हैं कि हाँ, महिलाओं के लिए इतने बजट का आवंटन तो होना ही चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? और सचिवालय के रूप में भी ये काम करता है कि अगर कोई भी जेंडर संबंधित कोई भी काम होगा तो जेंडर सेल से वो वहां पर सहायता ली जाती है। इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल है अमृता हाट। देखिए अमृता हाट, हाट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाट का मतलब होता है नॉर्मली मेला, कि मेला लगाया जाता है। अब ये क्या है, आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे समूह काम करते हैं, जो महिला समूह होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूह होते हैं। ठीक है, और महिला समूह क्या काम करते हैं दोस्तों? महिलाएं गांव में क्या होता है, कुछ महिलाएं मिलकर और एक छोटे अपने लघु स्तर पर अपना एक काम शुरू करती है। जैसे मान लीजिए कोई कढ़ाई का काम है, या मैं आपको बताऊं रूमा देवी जो एक उदाहरण है, लेटेस्ट उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। तो रूमा देवी ने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और सबसे पहले जैसे ये कपड़े बनाने का उन्होंने काम शुरू किया, फिर हैंड बैग उन्होंने बनाने शुरू किए। तो इस तरह की जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, महिलाएं आपस में मिलती हैं और मिलकर वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या बैग का निर्माण या और भी वो कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करती है। तो ऐसे महिला स्वयं सहायताओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री करने के लिए या उनका प्रदर्शनी लगाने के लिए जो हाट या जो मेले आयोजित किए जाते हैं उनका नाम है अमृता हाट या अमृता मेले। वापस हम रिपीट करते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन वस्तुओं को बेचने के लिए या उन वस्तुओं को प्रदर्शन करने के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, या उनकी वस्तुएं लोगों तक पहुंचे, लोगों को जानकारी मिले कि हाँ भाई महिला समूह द्वारा क्या क्या वस्तुएं बनाई जा रही हैं। तो इन उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए या महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी प्रदर्शनी, उनकी मार्केटिंग करने के उद्देश्य से जो अमृता हाट या जो मेले लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अमृता हाट या अमृता मेले। ठीक है, आ गया समझ में? तो अमृता हाट डेडिकेटेड होते हैं महिलाओं के द्वारा या महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं ना, वो यहाँ रखे जाते हैं, उन्हीं को प्राथमिक तौर पर यहाँ रखा जाता है ताकि लोग मेले में आए, वो देखें भाई महिलाओं के द्वारा क्या क्या उत्पाद बनाए जा रहे हैं और उनके उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बिके। इस उद्देश्य से अमृता हाट मेला शुरू किया गया। अब देखिए इंदिरा महिला शक्ति निधि, इंदिरा महिला शक्ति निधि एक
ये फंड बनाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ये राजस्थान सरकार की पहल है, राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार की पहल है। और इसके तहत क्या है दोस्तों, एक निधि बनाई गई है, या क्या बनाया गया है, फंड बनाया गया है। ठीक है, फंड बनाया गया है। और इस फंड में क्या हो रहा है, देखिए जो महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहती है, या तो कोई महिला हो या महिला स्वयं सहायता समूह हो, कि 15-20 महिलाएं हैं, वो बहुत अच्छी तरह सिलाई का काम करती है, लेकिन भाई उनको एक तो जगह लेनी पड़ेगी पहले, फिर सिलाई की मशीनें लेनी पड़ेगी, फिर उनको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद में उन्हें सिलाई करनी पड़ेगी, फिर पैकिंग करनी है, फिर बिक्री करनी है, और उसके बाद में उनके पास पैसा आएगा। तो सरकार क्या करती है कि प्रारंभिक स्तर पर तो निवेश करना ही पड़ेगा ना, तो महिलाओं के पास तो इतना पैसा नहीं है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि महिलाएं भी अपना रोजगार स्थापित कर सके, और इसके लिए जो उन्हें फंड चाहिए, वो फंड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक अलग से डेडिकेटेड रूप से राजस्थान सरकार के द्वारा एक फंड बनाया गया है, एक निधि बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया है इंदिरा महिला शक्ति निधि। आ गया समझ में, इंदिरा महिला शक्ति निधि। इंदिरा महिला शक्ति निधि ये एक फंड है, और इस फंड के अंदर कुल कितने पैसे रखे हुए हैं, 1000 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार ने इसमें 1000 करोड़ रुपए रखे हैं। और इस 1000 करोड़ रुपए में क्या होगा दोस्तों, जो महिलाएं हैं और जो स्वयं सहायता समूह यानी महिला सहायता समूह है, इन सभी महिलाओं को यहाँ से लोन मिल जाएगा ये तो इजीली, क्योंकि अब सरकार के पास 1000 करोड़ रुपए अलग से रखे हुए हैं। और इन पैसों का क्या उपयोग होगा, केवल महिलाओं को ही देना है। जो महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहती है, अपना खुद का कोई रोजगार शुरू करना चाहती हैं, उन महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 1000 करोड़ रुपए सरकार ने अलग से रख दी है। तो इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को स्वरोजगार, वो अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहे तो उन्हें ये रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर कोई व्यक्तिगत महिला है तो उसे 50 लाख रुपए तक के वो लोन ले सकती है इस निधि में से, और अगर महिलाओं का समूह है तो वो 1 करोड़ रुपए तक के लोन ले सकती है। आ गया समझ में। अगर कोई अकेली महिला अपना रोजगार शुरू करना चाह रही है तो 50 लाख रुपए तक वो लोन ले सकती है इस निधि में से, और अगर कोई महिलाओं का समूह है तो वो 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है इस निधि में से। अब इसमें सरकार क्या करेगी, तो सरकार दोस्तों इसमें क्या करती है कि 25% तक का सरकार अनुदान देगी, कि अगर कोई भी महिला 1 लाख रुपए का लोन ले रही है तो उसे केवल 75,000 रुपए ही वापस चुकाने होंगे, यानी 25% का अनुदान मिलेगा उसे। और जो वंचित वर्ग है, यानी अगर एससी वर्ग की महिला है या एसटी वर्ग की महिला है, वंचित वर्गों की महिला है, तो उनके लिए ये अनुदान की राशि कितनी हो जाएगी, 30%। यानी अगर कोई महिला है एससी और एसटी वर्ग से है, वो अगर 1 लाख रुपए का लोन ले रही है तो उसे केवल 70,000 रुपए ही वापस सरकार को चुकाने पड़ेंगे। आ गया समझ में। अब हम वापस एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए, इंदिरा महिला शक्ति निधि, ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा एक अलग से फंड बनाया गया, उसमें राशि रखी गई 1000 करोड़ रुपए। मकसद उसका है कि जो महिलाएं अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहती है उन्हें उद्योग स्थापित करने में मदद करना। कितने राशि मिलेगी, अगर कोई महिला है तो 50 लाख रुपए तक वो लोन ले सकती है, और अगर कोई महिलाओं का समूह है तो 1 करोड़ रुपए तक लोन ले सकता है। इसमें महिलाओं को 25% तक अनुदान मिलता है, यानी 25% की राशि उन्हें वापस चुकाने की जरूरत नहीं है। और अगर महिलाएं पिछड़े वर्गों या वंचित वर्गों से हैं तो उन्हें अनुदान की राशि 25 की बजाय 30% तक मिल जाएगी। तो ये है हमारी योजना इंदिरा महिला शक्ति निधि, IM शक्ति। ठीक है, आई का मतलब इंदिरा, एम का मतलब महिला और शक्ति, तो IM शक्ति योजना भी इसे कहते हैं और इंदिरा महिला शक्ति निधि भी इसे कहते हैं। और इस निधि के अंदर कुल कितने पैसे हैं दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए। कितने पैसे हैं, 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन कौन से वो महिलाएं कौन कौन से उद्योग कर सकती हैं, तो मान लीजिए वो अगर सेवा क्षेत्र का कोई उद्योग हो, व्यापार हो, डेयरी हो, कृषि हो, इन सब से संबंधित कोई भी उद्यम हो, और ये सारा का सारा अगर कोई भी इनमें से उद्योग होगा तो वो इसके लिए योग्य है। और इस योजना के तहत क्या है कि बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर महिला ऑनलाइन आवेदन करती है तो उसे, अगर वो योग्य है तो उसे बहुत जल्दी इस फंड में से IM शक्ति निधि, इस निधि में से उसे जल्दी ही पैसा महिला को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन ही प्रक्रिया है, बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार उन्हें सरकारी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन आवेदन अगर वो करते हैं और अगर वो योग्य है महिला तो उसे राशि दे दी जाए। ठीक है, इसके बाद में हमारी अगली योजना है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। तो पहले आपके सवाल हम ले लेते हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आपके सवाल हैं। वर्षा कह रही है कि सर कम टाइम में प्रीलिम्स कैसे क्लियर हो सकता है, पहले तैयारी ये नहीं कर पाए हैं हेल्थ की वजह से। तो देखिए, कोई अभी भी टाइम है, अगर आप देखें तो लगभग 40 दिन का हमारे पास समय है। और अगर आप इनको बहुत टारगेटेड फॉर्मेट के अंदर आप इन्हें अगर काम में लेते हैं, यानी अगर आप पूरा फुल फ्लेज के अंदर अच्छी तरह से 10-12 घंटे पर डे अगर आप मेहनत करेंगी, तो आपका जरूर हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। और आप टारगेटेड होकर पढ़ें, अननेसेसरी ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ने बैठ जाएं। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्थिक समीक्षा हमने पढ़ाई है, ये योजनाएं हम पढ़ा रहे हैं आपको, या आज का जो पूरा सेशन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पूरे सेशन में आप लोगों के लिए इसी तरह डिजाइन किया हुआ है कि आज पूरे दिन में आपका लगभग सिलेबस हो जाए, इस सिलेबस का बहुत सारा कंटेंट आपका कवर हो जाए। तो इस उद्देश्य से आज का सेशन भी हमने ये डिजाइन किया हुआ है। तो आप मेहनत करें, अभी 40 दिन का समय है, तो खूब अच्छी अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे हो जाएगा आपका। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, या जो वीडियोस लगातार इस चैनल पे आ रहे हैं उनको भी अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, और कोई सवाल हो तो आपका बताइए। आप लोगों को सवाल हो तो और बताइए दोस्तों। तो हमने जो 7 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी महिलाओं के विकास के लिए, वो हमने अच्छी तरह पढ़ ली है। और इसके बाद में जो अगली योजना है वो हम पढ़ते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, आपको कोई भी सवाल हो आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एक और इम्पोर्टेंट जो योजना है महिलाओं के विकास के लिए, उसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। तो राजस्थान सरकार की योजना है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें इसका, राजस्थान सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है। और इस योजना के अंदर दोस्तों क्या किया गया है, इस योजना के नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके कौशल का विकास करना। तो महिलाओं का विकास करना और उनके कौशल का प्रशिक्षण, कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सरकार क्या काम करती है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक कोर्स है RSCIT। इस कोर्स में क्या होता है, इस कोर्स को करने के बाद में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको हो जाती है, जैसे आप MS वर्ड को काम अच्छी तरह ले सकते हो। तो इस कोर्स का मकसद भी यही था कि कौशल विकास किया जाए लोगों का। तो जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो सरकारी सेवा में आना चाह रहे हैं, वो एक कोर्स करके आए, ताकि उनमें कंप्यूटर को लेकर एक सहज भाव उत्पन्न हो जाए, वो कंप्यूटर से अनजान नहीं रहे, उनको MS वर्ड MS ऑफिस जो पूरा आता है वो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये भी स्किल डेवलपमेंट के लिए होता था। तो इस योजना में सरकार ने क्या किया कि सरकार ने RSCIT का जो कोर्स था ना, वो महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क कर दिया, कि जो महिलाएं RSCIT का कोर्स करना चाहती हैं, ताकि उनमें कौशल का संवर्धन हो जाए, इस उद्देश्य से ही सरकार ने ये कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया। इसके अलावा क्या किया गया है, RSCFA क्या होता है दोस्तों, ये अकाउंटिंग का एक कोर्स होता है, तो वो भी सरकार ने महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क किया। इसके अलावा जो स्पोकन इंग्लिश के जो कोर्सेज होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स हैं, ये सारे राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए निःशुल्क कर दिए, ताकि क्या होगा दोस्तों, उनका कौशल बढ़ेगा। अब कोई महिला है जो कंप्यूटर में उनको बेसिक नॉलेज है, ठीक है, RSCIT का कोर्स कर लिया किसी लड़की या किसी महिला ने, तो आप देखिए उसका रोजगार लगने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब उनको आसानी से रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार का भी यही प्रयास है कि हम महिलाओं के अंदर उनका कौशल जो है उसको बढ़ाएं। ठीक है, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट का वो कोर्स करेगी, ठीक है, या इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स अगर कोई महिला करेगी, या RSCIT का कोर्स करेगी, या RFCFA का कोर्स करेगी, तो उनके रोजगार लगने के, अब वो प्राइवेट नौकरी भी कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता आ गई है, अब वो कौशल उनके अंदर संवर्धन हो गया है। पहले कंप्यूटर नहीं आता था, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया, पहले इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, लेकिन अब आ गई। तो इस तरह से अगर महिलाओं का हम कौशल विकास करते हुए चलेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका सशक्तिकरण होगा। और यही इस योजना का उद्देश्य है, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनका कौशल विकास किया जाएगा, ताकि उनको रोजगार आसानी से मिल सके। ठीक है, यही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंदर RSCIT, RSCFA, RSCEP, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये सारे कोर्स राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क कर दिए गए। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं। तो 8 जो योजनाएं थी दोस्तों हमने अच्छी तरह पढ़ ली। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, आपको पता है कि बेटी का जन्म जब होना है तब से लेकर कक्षा 12वीं में एडमिशन तक कुल 50,000 रुपए, 51,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये एक अभियान है
जो बेटियों के जन्म और उनके आगे पढ़ाई को लेकर एक सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से आया है। महिला शक्ति उड़ान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। ये सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना चलाई जा रही है। जो घूंघट प्रथा जहां पर प्रचलित है, जहां पर इन सैनिटरी नैपकिन को लेकर अवेयरनेस नहीं है, वहां अवेयरनेस आए। इसके बाद में महिला सुरक्षा और संरक्षण के लिए 8 प्रकार की पहल चलाई जा रही है। जो हमने पढ़ ली कि कानून बनाए गए हैं, कुछ हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए हैं, वन स्टॉप सेंटर बना रखे हैं। तो ये जो पहल है वो इसके तहत की गई है। जेंडर प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो जेंडर बजट होता है दोस्तों उसके बारे में सुझाव देने के उद्देश्य से। उसके बाद में अमृता हाट क्या काम करता है कि महिला स्वयं सहायता समूह जो है, महिला स्वयं सहायता समूह है, इनके उत्पादों की बिक्री और इनके उत्पादों की प्रदर्शन के लिए एक ये मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट को प्राथमिकता से प्रदर्शित किया जाता है। इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ की निधि है और इसमें से 50 लाख रुपए महिला लोन ले सकती है या 1 करोड़ रुपए तक महिलाओं का समूह लोन ले सकता है। और इसमें सरकार के द्वारा 25% से लेकर 30% तक का अनुदान दिया जाता है। उसके बाद में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इसके तहत महिलाओं को अलग अलग जैसे RSCIT, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, तो इस प्रकार के कोर्सों के में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है ताकि महिलाओं की कैपेसिटी बढ़े, उनके रोजगार के अवसर बढ़े, उनका कौशल बढ़ जाए। तो आपको उम्मीद है पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप आराम से इन योजनाओं को कर लेंगे। ये हमने रिवीजन भी इनका कर लिया। आ गया समझ में अच्छी तरह से? कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए दोस्तों। तो 8 जो इंपॉर्टेंट योजनाएं थी वो हमने पढ़ ली। अब जो इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों वो बाकी की 8 योजनाएं पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है। पिछली योजनाओं में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपको हो गई हमारा रिवीजन अच्छी तरह से? चलिए अभी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइए दोस्तों। तो आप आराम से कवर कर लें। और अभी एक जो आपका कमेंट आया था वर्षा जी का कि सर कम समय में हम कैसे करें, तो आपके सामने देखिए जो ये लगभग ये 15 दिन की या 12-13 दिन की क्लासेस हैं, तो उनको एक साथ मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश कर रहा हूँ कि 3 घंटे के अंदर हम इसको अच्छी तरह कवर कर लें। तो इस तरह से अगर आप कम समय के अंदर बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, अगर टारगेटेड रूप से आप कोर्स करेंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत कम समय में भी आपके प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और बताइए दोस्तों, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी आपको आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ईश्वर कह रहे हैं सर इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी? देखिए PDF मैं आपको बता दूं, इसकी PDF है ना मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा दूंगा, है ना। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि टेलीग्राम जो चैनल है, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये पूरी PDF मैं उपलब्ध करवा दूंगा जब ये क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद में, है ना। अभी तो कहाँ से उपलब्ध करवाएं, तो वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि क्लास 24 है, इसका आप ऐप डाउनलोड करके और RS से रिलेटेड एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, वो आप ज्वाइन करें दोस्तों। और टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लें। और आज और कल 15% ऑफ सभी कोर्सों के ऊपर उपलब्ध है। और टेस्ट सीरीज की प्राइस 899 रुपये है, तो 15% और ऑफ इस पे हो जाएगा, तो आप आराम से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 700 से भी कम में आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करें अपनी। चलिए देखिए, जागृति बैक टू वर्क योजना, देखिए महिलाओं के लिए ही ये योजना बनाई हुई है। अब क्या होता है, आप भी अपने आसपास देखते हैं कि जो महिलाएं होती है, मान लीजिए कोई जॉब पे जा रही है महिला या कोई अपना प्राइवेट जॉब वो करती है, फिर क्या होता है जब उस लड़की की या महिला की शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद में फिर वो उसे जॉब छोड़ना पड़ जाता है। उस लड़की या महिला को वो जॉब आगे कंटिन्यू नहीं रख पाती, क्योंकि क्या होता है शादी की वजह से या तो वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं या शादी के बाद में उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती है। इस वजह से क्या होता है कि महिलाएं शादी के बाद में अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं रख पाती है। सरकारी में तो दिक्कत है नहीं, लेकिन प्राइवेट जॉब में बहुत दिक्कत है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं रख पाती। तो सरकार ने प्रयास किया कि भाई यार ऐसी महिलाएं जो पहले जॉब करती थी लेकिन शादी के बाद में पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण
या और किसी भी कारण से अगर उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया है तो हम उन्हें वापस जॉब से जोड़े, बैक टू वर्क, क्या नाम है इसका, बैक टू वर्क, वापस काम पर उन्हें लेके आए, वापस काम पर लौटाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसका नाम जागृति क्यों रखा है, क्योंकि ये योजना दोस्तों एक फाउंडेशन के माध्यम से इंप्लीमेंट की जा रही है, जिसे हम एनजीओ भी कह सकते हैं, फाउंडेशन या एनजीओ है, उसका नाम है जागृति, जागृति फाउंडेशन। इस जागृति फाउंडेशन के माध्यम से योजना इंप्लीमेंट की जा रही है, इसलिए इस योजना का नाम क्या रखा गया है, जागृति बैक टू वर्क योजना। अगर आप इसे तोड़ के पढ़ेंगे इस हेडिंग को, तोड़ के पढ़ेंगे इस हेडिंग को, तो जागृति यानी एनजीओ है, उसके माध्यम से योजना चल रही है। बैक टू वर्क योजना, ऐसी महिलाएं जो शादी से पहले जॉब में थी अब जॉब में नहीं है, उन महिलाओं को वापस आप जॉब से जोड़ दो, ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कामकाजी व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं जो कि शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए या अन्य कारणों से नौकरी छोड़ देती हैं, उनको वापस रोजगार दिलवाने के लिए, और रोजगार भी कैसा, ऐसा रोजगार जिसमें वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि महिलाएं क्या है, मान लीजिए शादी हो गई, जैसे मान लीजिए महिला तो है सीकर जिले की और उनकी शादी हो गई बीकानेर में, तो वो पहले सीकर जिले में तो जॉब करती थी, अब वो चली गई बीकानेर, तो ऐसी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से वापस हम काम से जोड़ सकते हैं कि वो कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से घर से ही बैठे बैठे वो काम का संपादन करते हैं। तो इस तरह को संपादित करने के उद्देश्य से जागृति बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई है, और जागृति फाउंडेशन है जिसके माध्यम से ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें महिला अधिकारिता निदेशालय है, ये भी इसमें शामिल है जो ये काम कर रहा है, और जागृति फाउंडेशन है वो इस पूरी योजना को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आराम से नोट्स के अंदर ही पढ़ लेना। और सरकार का उद्देश्य यही है कि कम से कम 15,000 महिलाओं को हम 3 साल में वापस जॉब से हम जोड़ दें। ऐसी महिलाएं जो शादी बाद में जॉब छोड़ दिया, तो कम से कम 15,000 महिलाओं को हम वापस जोड़ें, इससे वो क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगी। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है जो वापस काम से जोड़ने के लिए काम करती है। चलिए अब देखिए साथिन, साथिन योजना है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या काम है, वो हम देखते हैं। देखिए साथिन क्या होता है, साथिन एक महिला होती है, जैसे हम देखते हैं अपना साथी, साथी का मतलब दोस्त को साथी कहते हैं ना, तो महिलाओं की जो साथी होती है उसको साथिन कहा जाता है। तो साथी का स्त्रीलिंग ये शब्द है साथिन। ठीक है, ये क्या होती है, देखिए एक महिला होती है, एक महिला कार्यकर्ता होती है। अब ये क्या काम करती है, ये क्या आती है कि गांव में जाती है और गांव में जाकर ये कोई महिला है तो उस महिला को योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। अब जैसे मान लीजिए अभी हम इससे पहले जो योजना पढ़ रहे थे कि उड़ान योजना, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना, उड़ान योजना में क्या हो रहा है कि महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन गांव में महिलाओं को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई योजना भी है। तो ये जो साथिन है, जो महिला कार्यकर्ता है साथिन, ये जाएगी महिलाओं को बताएगी कि भाई आपके लिए एक योजना भी चलाई जा रही है। तो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार जो जो प्रावधान है, जैसे हमने बताया कि वन स्टॉप सेंटर है, अब महिलाओं को जानकारी नहीं है कि वन स्टॉप सेंटर क्या होते हैं, वहां क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो वो सारी जानकारी जो इन्हें देंगी वो देंगी साथिन। ठीक है, और साथिन कौन होगी दोस्तों, ये ग्राम पंचायत के द्वारा ही चुनी जाएगी, ग्राम पंचायत के द्वारा ही चुनी जाएगी, और ये इसको मानदेय प्रदान किया जाएगा, यानी इसको निश्चित रूप से जो मंथली सैलरी से प्रदान की जाएगी, मंथली सैलरी प्रदान की जाएगी। वापस मैं रिपीट करता हूं, साथिन का मतलब है महिलाओं की जो दोस्त होती है उसे हम कहते हैं साथिन। साथिन सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, सरकार के कार्यक्रम, सरकार की पहले, उसे ले जाकर ग्रामीण क्षेत्रों तक महिलाओं तक पहुंचाएगी, उनको जानकारी प्रदान करवाएगी, और वो जो अगर किसी योजना का लाभ लेना चाहेगी तो साथिन उसकी मदद करेगी। साथिन की नियुक्ति दोस्तों ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है, और इन साथिन को मंथली यानी पैसा दिया जाता है, मानदेय प्रदान किया जाता है। आ गया समझ में? साथिन बुराइयों को समाप्त भी करती है। शोषित और पीड़ित महिलाएं है ना, उन महिलाओं को बताती भी है कि भाई देखियो, अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपके पास ये कानून भी है, उसके तहत आप मदद ले सकते हो, आप 181 पे कॉल कर सकते हो, वन स्टॉप सेंटर पे जाके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो सारी जानकारियां वो साथिन के माध्यम से लेती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। ठीक है, ग्राम सभा मिलकर उसका चयन करती है। और राजस्थान में महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्तमान में 10,335 साथिन काम कर रही है। आपको पता भी होगा कि लगभग 11,000 ग्राम पंचायतें हैं हमारे राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर लगभग 11,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो लगभग इतनी ही यानी 10,335 ग्राम पंचायतों के अंदर
वर्तमान में साथिन या साथिन काम कर रही है। साथिन का मतलब ये हो गया कि महिलाओं की दोस्त, पूरे गांव की जो महिलाएं हैं उनकी एक दोस्त है, और ये दोस्त का काम क्या है कि वो जानकारी देगी सरकार की तरफ से योजनाएं कौन कौन सी है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए भी वो उनकी मदद करती है। ग्राम पंचायत के द्वारा इसका चयन किया जाता है और इसे निश्चित मानदेय प्रदान किया जाता है। आगे समझिए, वर्तमान में 10,335 है। डेटा आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बस मोटा मोटा आप ध्यान रखो कि 10,000 से ज्यादा ये काम कर रही है, हर ग्राम पंचायत में है। तो राजस्थान में 11,000 ग्राम पंचायतें हैं आपको, है ना। ठीक है, चलें आगे। चलिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि भाई राजस्थान के अंदर हमारे एक बड़ी समस्या ये है कि जब विवाह का आयोजन होता है ना, उसमें हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, दुनिया भर का उसमें खर्चा होता है। और अभी हम पढ़ भी रहे थे एक जगह कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहां पर हम ये देख रहे थे, हम एक योजना पहले पढ़ी, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। इन योजनाओं को क्यों लागू किया गया? इन योजनाओं को इसलिए लागू किया गया क्योंकि क्या होता है कि जब बच्ची का जन्म होता है ना, तो भाई उनके माँ बाप के टेंशन हो जाती है कि भाई अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसे पढ़ाना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, तो वो शादी का खर्चा इतना ज्यादा, दहेज का खर्चा इतना ज्यादा, तो उस डर से, उस टेंशन की वजह से भ्रूण में ही या गर्भ में ही उस भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। तो सरकार ने क्या प्रयास, सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो विवाह के ऊपर जो आप बिल्कुल अनलिमिटेड खर्चा कर रहे हो, बिना लिमिट के आप खर्चा करते हो, वो समाप्त होना चाहिए। अब वो समाप्त कैसे हो सकता है? उसका एक बहुत अच्छा उपाय सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह क्या होता है दोस्तों? आप लोग अखबार में देखते होंगे कि भाई 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। सामूहिक विवाह क्या होता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा जोड़े एकत्रित हो जाते हैं, यानी कम से कम 50-60 जोड़े, 100 जोड़े, 20 जोड़े, 11 जोड़े, इस तरह से ये व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और एक ही साथ एक ही जगह पे इनके फेरे करवाए जाते हैं। यानी मतलब एक ही बार खाने का खर्चा होगा। अगर मान लीजिए जैसे 11 जोड़े हैं, ठीक है, तो अगर ये अलग अलग विवाह करते हैं, मतलब 11 बार शादियां करनी पड़ेगी, 11 बार टेंट लगवाना पड़ेगा, 11 बार खाना बनवाना पड़ेगा, 11 बार अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 11 जोड़े एक साथ ही विवाह संपन्न करवाते हैं, तो एक ही बार खाना बना 11 लोगों का, 11 जोड़ों का, एक ही बार टेंट लगवाना पड़ गया, एक ही बार सारा खर्चा हो गया। तो इस तरह से इस फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य यही है कि राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, कि भाई सामूहिक विवाहों को हम प्रोत्साहित करेंगे और ऐसे विवाह करने वाले को हम अनुदान भी प्रदान करेंगे। अब ऐसे विवाहों का आयोजन क्या होता है दोस्तों? नॉर्मली एनजीओ के माध्यम से करवाया जाता है। कोई एनजीओ होते हैं समाज में, तो वो जाते हैं लोगों के घर घर और वो देखते हैं कि भाई हाँ, इनके भी विवाह होना है, इनके विवाह होना है, फिर उनको इकट्ठा करते हैं और सामूहिक विवाह के अंदर उनका आयोजन करवाते हैं। ठीक है, 2021 में योजना आई थी और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो बाल विवाह हो रहे हैं, दहेज प्रथा हो रहे हैं, व्यक्तिगत विवाहों पर जो वे अनलिमिटेड वे हो रहा है, उसको रोकने के उद्देश्य से या उसको कम करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। अब इस योजना को हमने महिला कल्याण वाले सेक्शन में रखा है, क्योंकि आप जब देखोगे कि भाई सामूहिक विवाहों का आयोजन होगा या शादियों में खर्चा कम होगा ना, तो सबसे बड़ा फायदा तो महिलाओं का ही होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि समाज में सबसे बड़ा बोझ यही माना जाता है कि लड़की की शादी करनी है, यार बहुत बड़ा बोझ। तो वो अगर वो दूर हो जाएगा वो भाव, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? महिलाओं को भी होगा। समझ में आ गया? अब देखिए, इसके अंदर सरकार क्या करती है? सरकार ये कहती है कि प्रति जोड़े हम 18,000 रुपए देंगे अगर वो जोड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर जाकर विवाह संपन्न करता है। अगर सामूहिक विवाह सम्मेलन में जाकर विवाह हो रहा है तो 18,000 रुपए का खर्चा सरकार करेगी एक जोड़े पर। कैसे करेगी? 15,000 रुपए की राशि तो उस वधु को दी जाएगी, 15,000 रुपए की राशि तो किसको मिलेगी? वधु। ठीक है, जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह संपन्न करती है। और 3,000 रुपए की प्रति जोड़े की राशि उस एनजीओ को दी जाएगी जो इस प्रकार के विवाहों का आयोजन कर रही है। तो कुल जो राशि दी जाएगी वो सरकार द्वारा 18,000 रुपए दी जाएगी और उसमें से 15,000 रुपए तो वधु को यानी दुल्हन को मिलेंगे और 3,000 रुपए उस एनजीओ को मिलेंगे जो इस तरह का आयोजन करवा रहे हैं। ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा 18,000 रुपए प्रति जोड़े की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसमें 15,000 रुपए की राशि तो मिलेगी वधु को यानी जो दुल्हन है उसे, और 3,000 रुपए की राशि उस संस्था को या उस एनजीओ को मिलेगी जिसने इस तरह के आयोजन करवाए। तो एक बहुत अच्छी पहल। आप प्रैक्टिकल भी सोचेंगे ना अपन, तो यार आप देखो जैसे अपने परिवार के अंदर भी कोई शादी हुई होगी ना, तो इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है, कर्जा हो जाता है लोगों का और जमीनें बिक जाती है, मतलब
गिरवी रखना पड़ जाता है उनको गहने, और उनको मकान गिरवी रखना पड़ जाता है, जमीनें बिक जाती है, पुश्तैनी जमीन ही, या वो इतना कर्जा ले लेते हैं पूरा जीवन भर नहीं चुक पाता। तो कितनी बड़ी एक समस्या है हमारे समाज के अंदर कि विवाह के नाम पर हम इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि फिर जो जोड़े होते हैं, जो वो क्या करते हैं, लिंग की पहचान करना शुरू कर देते हैं गर्भ में ही, और अगर लड़की है तो उसकी भ्रूण की हत्या कर देते हैं कि भाई अगर ये होगी तो इसके विवाह में खर्च करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। तो वास्तव में बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज की, और इसे खत्म करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने 2021 में योजना शुरू की, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि जिस भी योजना में मुख्यमंत्री लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब वो योजना किसकी है? राज्य सरकार की। किसकी है वो योजना? राज्य सरकार की। तो ये राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है। और अगर वो सामूहिक विवाह के अंदर कोई विवाह करता है तो हर जोड़े को 18,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 15,000 रुपए दुल्हन को और 3,000 रुपए उस संस्था को जिसने सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया है। ठीक है, आ गया समझ में? और स्टडी करें सर, अब तो ऐसा नहीं है। अरे कैसा नहीं है, अखबार में हम देखते ही है ना, भ्रूण हत्या होती है ना, भ्रूण फेंक जाते हैं रोड पे, कचरे के डब्बे में मिलते तो हैं। आप अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? चले आगे। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। अंतरजातीय विवाह योजना, इसमें सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि समाज के अंदर जो एक असमानता का भाव आ गया जाति के आधार पे, आप लोगों को पता है कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो विवाह होते हैं ना, वो एक ही जाति के अंदर होते हैं, गोत्र तो अलग अलग होता है लेकिन जाति सेम होनी चाहिए। ये एक लंबी समय से परंपरा चल गई। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए किसी दूसरी जाति में कोई विवाह करने का प्रयास करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। जबकि आप साइंटिफिक बेस पर देखोगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विवाह किसी से भी कर लेते हैं या किसी दूसरी जाति में भी कर लेते हैं तो साइंटिफिक रूप से उसमें तो कुछ गलत है भी नहीं। तो सरकार ने ये प्रयास किया है कि जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इसी सोच के साथ सरकार ने ये प्रयास किया है कि अगर युवक युवती में से कोई भी एक अनुसूचित जाति का है, युवक युवती में से कोई भी हो, चाहे युवक हो सकता है या युवती हो सकती है, वो एक अनुसूचित जाति का हो, या युवक और युवती में से कोई भी एक सवर्ण वर्ग का हो, ठीक है, अनुसूचित जाति के अलावा। तो या तो युवक हो या युवती, कोई भी हो सकता है, वो एक तो हो अनुसूचित जाति का और दूसरा हो सवर्ण वर्ग का। और अगर ये विवाह करते हैं तो इसको प्रति जोड़े को 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और इस 5 लाख रुपए में से केंद्र सरकार के द्वारा 1.25 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, और 3,75,000 जो रुपए हैं वो जो उपलब्ध करवाए जाएंगे वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। आ गया समझ में? तो अगर कोई भी अंतरजातीय विवाह करता है, और अंतरजातीय विवाह का मतलब क्या हुआ कि युवक या युवती में से एक तो हो एससी या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, और दूसरा युवक या युवती सवर्ण कास्ट का हो, अगर इस तरह से विवाह कोई संपन्न करता है तो ऐसे जोड़े को राजस्थान सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें से 1.25 लाख यानी 1.25 लाख रुपए का योगदान तो केंद्र सरकार का है, और 3.75 लाख रुपए जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसे भी शायद कुछ अपडेट किया हुआ है, तो वो अपडेट जो होगा इन नोट्स के अंदर मैं कर दूंगा। शायद राशि 10 लाख रुपए कर दी है, तो अभी कंफर्म नहीं है, तो अपन उसको देख लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अपने को गलत बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैंने अभी कोशिश भी की थी, मिला नहीं, तो मैं कल सेक्रेटेरिएट से बुकलेट देके उसमें से देख लूंगा मैं ना, तो अपन बाकी का वहां से भी अपडेट करके और आपके नोट्स में भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में अच्छी तरह से कि इस योजना का नाम है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। तो दो जातियों के मध्य अगर विवाह होता है, यानी लड़का लड़की अलग अलग जाति के हैं, और एक तो शेड्यूल कास्ट का है और दूसरा सवर्ण वर्ग का है, तो उनका अगर विवाह होता है तो 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, 1.25 लाख रुपए केंद्र सरकार और 3.75 लाख रुपए राजस्थान सरकार की ओर से, और कुल 5 लाख रुपए की राशि। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं नवजीवन योजना। तो नवजीवन योजना क्या है? ये भी महिलाओं के विकास संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अब आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक समुदाय हैं, राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी जातियां, कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनका परंपरागत पेशा ही शराब बनाने का है। ठीक है, कुछ ऐसी जातियां, कुछ ऐसे समुदाय हैं राजस्थान के अंदर जिनका परंपरागत यानी पीढ़ियों से
जिनका परंपरागत या पीढ़ियों से जो पेशा है ना दोस्तों, वो है शराब निर्माण का। क्या काम करते हैं वो? शराब बनाने का काम करते हैं परंपरागत रूप से ही, कि 2 3 5 10 पीढ़ियों से उनका परंपरागत काम शराब निर्माण का है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि अब जो शराब का निर्माण आधुनिक समय में होगा वो केवल लाइसेंस के आधार पे होगा। राजस्थान सरकार लाइसेंस देगी, वही व्यक्ति शराब का निर्माण कर सकते हैं। तो भाई इन व्यक्तियों के लिए तो समस्या हो गई, इन व्यक्तियों के लिए समस्या हो गई। अब ये व्यक्ति शराब का निर्माण नहीं कर सकते। अब शराब का निर्माण भी नहीं कर सकते, वो दूसरा काम भी ये क्या करें? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अवैध शराब के निर्माण और उनके भंडारण और इसमें शामिल जो समुदाय है ना, उनको आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई, उसका नाम है नवजीवन योजना। यानी जो समुदाय परंपरागत रूप से शराब का निर्माण, बिक्री, भंडारण करते थे, उनको नया जीवन देने के लिए, उनको नवजीवन, नया जीवन यानी दूसरा धंधा या दूसरा उद्योग उन्हें प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। अब दोस्तों क्या होता था, इन समुदायों में क्या पुरुष तो क्या दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन महिलाएं क्या है परंपरागत रूप से शराब का निर्माण करती थी। इसीलिए योजना हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के कल्याण से भी जुड़ी हुई है ये योजना, और इसीलिए हमने महिला कल्याण योजनाओं के अंदर इस योजना को शामिल किया है। इसलिए हमने इसको महिला कल्याण योजनाओं के अंदर शामिल किया है। इस योजना का मकसद यही है कि जो समुदाय परंपरागत रूप से शराब बनाते थे, बिक्री करते थे, उन समुदायों को शराब का काम छुड़वा के और दूसरे काम के अंदर या दूसरे उद्योगों के अंदर हम उन्हें लाएं। इस योजना का उद्देश्य है नवजीवन। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? उनका कौशल विकास कर रही है। देखो कौशल विकास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्हें ऋण देती है कि भाई आप पैसा लो, दूसरा अपना धंधा शुरू करो। उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उनके बच्चों को निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करवाती है। किसके माध्यम से? RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थानों में भी सीटों का आरक्षण करती है और 25% सीटें गरीब वर्गों के लिए आरक्षित हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए इन वर्गों को या इन समुदाय के बच्चों को सरकारें शिक्षा की तरफ भेज रही है, ताकि वो आगे बढ़ के और किसी दूसरे व्यवसाय में लग सके। ठीक है, और इन बच्चों को छात्रवृत्तियां भी दी जा रही है, जिसका नाम है नवजीवन योजना छात्रवृत्ति। तो जहां भी नवजीवन आ जाए ना, आप समझ लेना कि जो परंपरागत रूप से शराब बनाने वाले जो समुदाय है ना, उन समुदायों को दूसरा उद्योग की तरफ शिफ्ट करने के लिए कौशल विकास, उनको ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, ये सारी चीजें उपलब्ध करवाने के मकसद से नवजीवन योजना शुरू की गई है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में दोस्तों? तो नवजीवन योजना अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए, फिर इसके बाद में है विधवा विवाह उपहार योजना। विधवा विवाह उपहार योजना, हाँ, नवजीवन योजना के लिए अजय कह रहे हैं कि ये वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के लिए है। जी बिल्कुल, वो दूसरी योजना भी है। ये इसके दो उद्देश्य हैं, दो योजनाएं हैं, अलग अलग सेपरेट चलती है, नाम इनका सेम है। वो भी आगे आएंगी, हम अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, विधवा विवाह उपहार योजना। अब देखिए इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो विधवा महिला है, जो विधवा महिला है, अगर वो अपना विवाह करती है वापस से, तो उस महिला को राजस्थान सरकार की ओर से जो सहायता प्रदान की जाएगी वो इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो विधवा विवाह उपहार योजना क्या है कि जो विधवा महिला है, ठीक है, उस विधवा महिला को अगर वो वापस से विवाह कर रही है, तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है। अब इस योजना में क्या है, सरकार 51,000 रुपए देती है। भाई ऐसी महिला जो विधवा हो चुकी है और वापस विवाह कर रही है, तो इस मौके पर सरकार के द्वारा 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहले ये राशि 15,000 हुआ करती थी, फिर बढ़ाया 30,000 किया, और अभी कितना कर दिया? 51,000। तो सरकार के द्वारा 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है ऐसी महिलाओं को जो विधवा हो चुकी है और वापस से विवाह कर रही है। आ गया समझ में? ऐसी महिलाएं जो पहले विधवा थी और वापस विवाह कर रही हैं, उन महिलाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा अब जो राशि है वो बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी गई है, ताकि ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन करने के लिए, ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। विधवा महिला का अगर विवाह हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता भी है कि विधवा होना हमारे समाज में, एक समाज में भी नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है विधवा महिलाओं के प्रति। तो अगर इस तरह के विवाह होंगे तो जो विधवा महिलाएं हैं उनका जीवन भी एक अच्छा बनेगा, उनका जीवन भी एक सफल जीवन बनेगा। इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। ये है उज्ज्वला योजना दोस्तों, जो भी सवाल पूछ रहे थे अजय जी कि उज्ज्वला योजना और एक नवजीवन योजना, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो इन दोनों के अंदर।
नवजीवन योजना तो आपने अच्छी तरह देख ली, जो शराब के अंदर परंपरागत रूप से जो परिवार या समुदाय शराब बनाने के व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये योजना नवजीवन योजना है। और जो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं हैं, जो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं हैं, उनका पुनर्वास करने के लिए, क्योंकि किसी ना किसी मजबूरी की वजह से या जबरदस्ती की वजह से महिलाएं इस व्यापार में लिप्त हो जाती है, तो उन महिलाओं को दूसरा जीवन देने के लिए, उनके बच्चों को एक अच्छा जीवन मिले, इसके उद्देश्य से राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की महिलाओं को इन व्यापार से हटाया जाता है, उन्हें कौशल विकास किया जाता है। सबसे जरूरी बात क्या है कि उनके बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इन महिलाओं का कौशल विकास किया जाता है, इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कि RSCIT इनको सिखा दिया, या इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपने सिखा दिया, या कोई अकाउंटिंग का कोर्स उनको सिखा दिया, तो ये क्या है कि दूसरी जगह रोजगार करने या दूसरी जगह रोजगार प्राप्त करने के लिए भी एलिजिबल हो जाती हैं और इनकी स्किल बढ़ जाती है। तो इस कारण ये क्या कर सकते, अच्छी तरह से रोजगार करके और अपना जीवन यापन कर सकती है। तो इसी उद्देश्य से उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है। उज्ज्वला योजना भारत सरकार की भी एक योजना है जिसमें निःशुल्क सिलेंडर दिए गए थे, गैस के कनेक्शन दिए गए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उज्ज्वला योजना लिखी हुई आ जाए और उसमें सिलेंडर का जिक्र नहीं आए, तो आपको ध्यान रखना है कि देह व्यापार में जो लिप्त महिलाएं हैं उनके पुनर्वास के लिए और उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। आ गया समझ में अच्छी तरह से उज्ज्वला योजना। चलिए, उसके बाद में है स्वाधार गृह योजना। तो ये बहुत अच्छी योजना है, भारत सरकार की योजना है। पहली बात, सबसे पहली बात है भारत सरकार की योजना है। और आपका कुछ सवाल मैं एक बार देख लेता हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अजय जी, ओके, आपका हो गया डाउट क्लियर? आप कंफ्यूज नहीं हो, बार बार देखिए, इनको देखें। और जैसे अपनी अभी क्लास पूरी होगी ना, तो मैं अपना टेलीग्राम के ऊपर ये अपनी PDF पूरी डलवा दूंगा, तो आप वहां भी जाके इसको पूरा रिवाइज कर लें। और आपको भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर। योजनाएं जितनी भी थी, सारी की सारी योजनाएं हमने कवर कर ली है, अच्छी तरह से कवर कर ली है। और देखिए, इनका अंत नहीं है, आप और 5 किताब उठा के लाओगे, 2-3 योजना और निकल के आ जाएगी। तो हमें सारी योजनाएं नहीं पढ़नी है, जो योजनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आर्थिक समीक्षा में रेगुलर आ रही है, सूजस में आ रही है, न्यूज़पेपर में आप बार बार आ रही है, या मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बार बार अपने भाषण के अंदर जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, या जो योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी योजनाएं हमें पढ़नी है। ठीक है, तो लगभग अगर योजनाओं के 10 क्वेश्चन भी आपके आएंगे, अगर योजनाओं के आपके 10 क्वेश्चन भी आएंगे, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 8 से 9 क्वेश्चन तो इन्हीं योजनाओं में से आ जाएंगे। अब वो एक आध क्वेश्चन के लिए आप भागते फिरोगे तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, और फिर ये योजना याद रहेगी नहीं। इसलिए आप डेडिकेटेड होके पढ़े, टारगेटेड होके पढ़े, ताकि अच्छे से अपना सिलेबस पूरा हो जाए। अब देखो, स्वाधार गृह योजना क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक महिला है, उसने कोई अपराध किया और अपराध की वजह से वो जेल चली गई। ठीक है, जेल चली गई, और वहां 5-7 साल या 10 साल बाद वो महिला जेल में रह गई, और जेल से वो छूट के बाहर आ रही है। अब क्या हुआ, जेल से वो महिला बाहर आ रही है, तो आप ये देखो, अगर कोई महिला 10 साल जेल में रह के आ गई है, तो अब क्या होगा कि उसके परिवार वाले भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में इस तरह का नकारात्मक भाव उत्पन्न हो गया। भाई, उसने कोई अपराध किया था तो उसकी सजा मिल तो गई उसको, लेकिन फिर भी समाज के अंदर उसे एक नजरिया पॉजिटिव नहीं रहता। और कई बार तो क्या होता है कि ऐसी महिलाओं को उसके परिवार वाले भी स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तो उस महिला के पास क्या ऑप्शन बचा, वापस वो अपराध करने लग जाते। तो इस तरह ऐसी महिलाएं जिनको कि समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, चाहे किसी भी कारण से, उन महिलाओं को खुद का घर उपलब्ध करवाया जाए, उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाया जाए, उनको खाना पीना या जो भी बेसिक सुविधाएं वो सारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा स्व आधार गृह योजना शुरू की गई है। ठीक है, स्वाधार इससे मिलके बना है, संधि कौन सी, दीर्घ। तो स्वाधार गृह योजना, ये योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। इस योजना का मकसद यही है कि जो महिलाएं हैं जिन्हें कहीं भी जगह नहीं है, न उनको परिवार एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसी महिलाओं को सम्मान पूर्वक और विश्वास पूर्वक जीवन यापन करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है।
अब इसमें कौन कौन सी महिलाएं हैं जो परित्यक्त हैं, यानी जिनको डिवोर्स दे दिया गया है या जिनको त्याग दिया गया है परिवार के द्वारा, ससुराल के द्वारा। प्राकृतिक आपदाएं जिनमें महिलाएं बची है, यानी उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, उनका घर बार सब खत्म हो गया, तो ऐसी महिलाएं। जेल से रिहा होकर आई है महिलाएं, घरेलू हिंसा या पारिवारिक तनाव या कलह की शिकार महिलाएं, वैश्यालय या अन्य स्थानों पर शोषण से मुक्त कराई गई महिलाएं, तस्करी से बचाई गई लड़कियां। तो ये सारी जो महिलाएं हैं, ये सारी जो लड़कियां हैं, ये महिलाएं, ये लड़कियां इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है। और स्वाधार गृह योजना, ये योजना इसी तरह की महिलाओं के लिए चलाई गई है ताकि इनको अपना घर मिल सके और इन महिलाओं को विकास के अवसर मिल सके। स्वाधार गृह योजना में इनको क्या मिलता है, एक तो इनको रहने की जगह मिल जाती है, फिर इनको जो खाना है वो मिल जाता है, फिर वहाँ इनका कौशल विकास किया जाता है, फिर कौशल विकास के अलावा इनको वित्त उपलब्ध करवाया जाता है ताकि अपना कोई नया व्यवसाय शुरू कर सके। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें इनको एक स्थान मिल जाती है ताकि ये अपना विकास कर सके। ठीक है दोस्तों, तो सारी की सारी जो महिलाओं के विकास संबंधित योजनाएं थी ना, वो भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। और अब मैं आपको बताऊं एक बार, ये भारत की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, ये आप जरूर ज्वाइन करें, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए हमने ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या तो डायरेक्ट इससे मिल जाए या उनका एक्सप्लेनेशन हमने इतना अच्छा करके दिया है कि आपका वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। तो आप